वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि ज़ाओ युआन को पता चल जाता है कि कॉमरेड यांग ज़ाओ फेंगयू से प्यार करते हैं, और जैसे ही वो ज़ाओ फेंगयू के पास जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ज़ाओ फेंगयू ने फांसी लगा ली है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही कॉमरेड यांग देखते हैं कि ज़ाओ फेंगयू ने फांसी लगा ली है, वो सीधा ज़ाओ फेंगयू के पास जाते हैं। हायू, और वो उसे नीचे उतार देते हैं। कॉमरेड यांग काफ़ी घबरा गए थे, उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तभी ज़ाओ युआन भागता हुआ ज़ाओ फेंगयू के पास बैठता है और कॉमरेड यांग से बोलता है, वहीं बैठे रहो, इधर मत आओ, मैं देखता हूँ। और वो प्रेसिडेंट ज़ाओ के CPR लेसन्स देने लगते हैं, जिसमें पहला स्टेप था ज़ाओ फेंगयू की छाती पर अपने हाथों से जोर से पुश करना। दूसरा स्टेप था ज़ाओ फेंगयू को माउथ टू माउथ देना। तभी ज़ाओ फेंगयू खांसते खांसते उठता है। ज़ाओ युआन रिलीफ में, ओह गॉड, ये तो अच्छा था कि मैंने CPR लेसन सीख लिए थे जब मैं ट्राई कर रहा था कि आखिर नॉवल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। नहीं तो हश, चलो अच्छा है, मुझे कभी ट्रू लव नहीं मिला जो कि ऐसे डूब रहा हो, ना ही जिसकी सांस अटकी हो, पर कम से कम किसी का ट्रू लव तो मैं बचा पाया। तभी कॉमरेड यांग ज़ाओ फेंगयू के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आयु, मुझे देखो। ज़ाओ युआन कॉमरेड यांग की पीठ पर थपथपाता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? उसे अपने गले से लगाओ जल्दी, जब देखो तब फालतू के क्वेश्चन। और कॉमरेड यांग ज़ाओ फेंगयू को गले लगा लेते हैं। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, हाँ, कितने प्यारे लगते हैं संग में, पर इनकी जिंदगी कितनी हार्ड है। थोड़ी देर बाद ज़ाओ युआन ज़ाओ फेंगयू से पूछता है, मैं जानता हूँ तुम अभी बोलने की हालत में नहीं हो, तो फिर मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं अपना बस सर हिला देना। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या जिंगयांग पैलेस में कोई है ऐसा जिसे तुम्हारे और कॉमरेड यांग के रिश्ते के बारे में पता चल गया हो? ज़ाओ फेंगयू हाँ की ओर इशारा करता है। सेकंड क्वेश्चन, तो उसने तुम्हें धमकाया कि वो तुम्हारा रिश्ता एक्सपोज कर देगा और यान हीचिंग के खिलाफ प्लॉटिंग करने को बोला, है ना? ज़ाओ फेंगयू रोते हुए हाँ की ओर इशारा करता है। ज़ाओ युआन बोलता है, सुन लिया, वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि किसी को तुम्हारे बारे में न पता चले, नहीं तो वो दोनों राहों से ही मरता, पर उसने तुम्हें बचाना सही समझा। कॉमरेड यांग दुखी हो जाते हैं और अपने जमीन पर आ जाते हैं और बोलते हैं, योर मैजेस्टी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। ये सब सुनकर ज़ाओ फेंगयू उठने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ाओ युआन उसे वापस लेटा देता है और बोलता है, हाँ ठीक है, समझ गया, मैं सबको सजा दूंगा, कोई मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ठीक है? और वो ज़ाओ फेंगयू की ओर इशारा करता है, तुम, और फिर कॉमरेड यांग की ओर, और तुम दोनों को मैं तुम्हारी पोस्ट से निकालता हूँ और अब तुम इस पैलेस में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। कॉमरेड यांग, हाँ, पैलेस से निकाल देंगे? ज़ाओ युआन खड़ा होता है और बोलता है, लियुआन, फिलहाल तुम्हें रॉयल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से दवाइयाँ लेकर आनी चाहिए, और उसके बाद जाकर अपना इस्तीफा दे देना, और जो भी तुम्हारी ज़रूरत का सामान है उसे अभी पैक कर लो, और जल्दी ही एक घोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम करो। आधी रात को तुम ज़ाओ फेंगयू को लेकर चले जाना और मेरा ईस्टर्न गेट पर इंतज़ार करना, ठीक है? कॉमरेड यांग बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या आप? ज़ाओ युआन बोलता है, बस बात हो गई है, अब जल्दी जाओ, समय जा रहा है। और सीन चेंज होता है शाम को। यान हीचिंग और ज़ाओ युआन एक संग बैठे हुए थे। ज़ाओ युआन बोलता है, हाँ, तो सिचुएशन इस तरह की थी, तुम और ज़ाओ फेंगयू दोनों को ही फंसाया गया था। यहाँ का एम्परर बनने के बाद तो ऐसा लगता है मैं कौन से कोर्ट में आ गया हूँ। सही में मैंने पहले कभी ये सब नहीं झेला। हाँ। यान हीचिंग बोलता है, अब तुम क्या करोगे? कॉमरेड यांग और ज़ाओ फेंगयू के संग क्या होगा? ज़ाओ युआन, अच्छा, वो मेरी पिछली जिंदगी में लोग कहते थे, भले ही 10 मंदिर तोड़ दो, पर किसी भी प्यार करने वाले को जुदा मत करना, नहीं तो भगवान रूठ जाएंगे। तो फिर आज मैं उन दोनों के लिए एक दूत बनूंगा, भगवान का भेजा हुआ दूत, जो कि उनके रिश्ते को बचाएगा। हाँ,
और वो उछल कूद कर रहा होता है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है। ज़ाओयुआन, आह सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बहक गया। यान हीचिंग, मैं इसे साफ करता हूँ। और कुछ देर बाद ज़ाओयुआन सो जाता है। उसको ठंड न लगे इसीलिए यान हीचिंग उसको कोट उड़ा देता है और ज़ाओयुआन की तरफ देखता रहता है। उसे याद आता है कि ज़ाओयुआन ने उससे कहा था, जब हम अकेले हुआ करें तो तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। यान हीचिंग को थोड़ा स्पेशल फील होता है शायद कि केवल उसे ही हक है ज़ाओयुआन का असली नाम बोलने का। इसीलिए वो उसकी ओर देखने लगता है और स्माइल करके उसके पास आकर बोलता है, ज़ाओयुआन। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रात का समय था। एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी। ये सब देख गार्ड बोलते हैं, आखिर पैलेस से बाहर कौन जा रहा है, रुको तुम। घोड़ा गाड़ी से पर्दा हटता है। ज़ाओयुआन बोलता है, ये मैं हूँ, तुम्हारा एम्परर। मुझे अपनी कॉन्क्यूबिन के साथ रात को घूमना है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। गार्ड्स, यस योर मैजेस्टी, आप जा सकते हैं। और वो लोग चले जाते हैं और सीन चेंज होता है। वो लोग अपने रास्ते से उतर जाते हैं। ज़ाओयुआन बोलता है, इस घोड़ा गाड़ी में काफ़ी सारे चांदी के सिक्के हैं। ज़ाओ फेंगयू को तुम वेस्ट में ले जाओ। वेस्ट साइड आने से ही पहले एक गांव आएगा। वो गांव काफ़ी कॉमन है, उधर चारों किंगडम के लोग रहते हैं। ताओयुआन विलेज। तुम लोगों को उधर ही अपना जीवन बिताना चाहिए, उससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम खेती चालू कर सकते हो। चाय की पत्ती बेचा करना बहुत बिकती हैं, और सब्जियां भी। सीजन्स के हिसाब से देखा जाए तो सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ते हैं। तुम दोनों काफ़ी जल्दी ही अमीर हो जाओगे। कॉमरेड यांग ज़ाओयुआन को सलामी देते हैं और रोते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। शायद इस जिंदगी में मैं आपके लिए कुछ ना कर सकूं। आप देखना, अपनी अगली जिंदगी में मैं पक्का आपका एहसान चुकाऊंगा। ज़ाओयुआन कॉमरेड यांग को उठाते हैं और बोलते हैं, तुम पहले ही कर चुके हो। अरे हाँ लियुआन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछना नहीं, कहना है। अगले साल दूसरे महीने के दूसरे दिन किसी खबर का इंतज़ार करना, और अगर तुम्हें कोई भी न्यूज़ ना मिले तो तुम वहाँ से जा सकते हो और अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सकते हो, और कभी भी नॉर्दर्न किंगडम के इश्यूज़ में इन्वॉल्व मत होना। लेकिन अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो फिर एक बार नॉर्दर्न किंगडम आ जाना। कॉमरेड यांग बोलते हैं, हाँ यार मैजेस्टी, मुझे याद रहेगा। और वो दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। गार्ड ज़ाओयुआन को देखकर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, और उसे ग्रीट करते हैं। फिर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आप अकेले क्यों आ रहे हैं, वो भी पैदल? आपकी घोड़ा गाड़ी कहाँ है? ज़ाओयुआन बोलता है, मैंने उसका लेन देन कर लिया है। गार्ड्स कंफ्यूज होकर बोलते हैं, हाँ लेन देन? ज़ाओयुआन, हाँ लेन देन। मैंने अपनी घोड़ा गाड़ी देकर दो दिलों को खुश कर दिया है और उन्हें संग में मिला दिया है। और वो चला जाता है। गार्ड्स अब भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर योर मैजेस्टी कहकर क्या गए। तभी हमें सीन दिखाते हैं कि यान हीचिंग बाहर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में कोट है। ज़ाओयुआन उसके पास आता है और पूछता है, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? यान हीचिंग उसके पास आता है और उसको कोट उड़ा देता है। वो बोलता है, तुम कोट ले जाना भूल गए थे। ज़ाओयुआन बोलता है, थैंक यू। और फिर उसे याद आता है, ओ क्रैप, मैंने तो ज़ाओ फेंगयू से पूछा ही नहीं कि आखिर वो कौन सा इंसान था जिसने तुम्हें फंसाया। मैं इतना इडियट कैसे हो सकता हूँ? मैंने सब कुछ पूछ लिया, पर ये तो पूछा ही नहीं आखिर वो इंसान था कौन। यान हीचिंग बोलता है, कोई बात नहीं। ज़ाओयुआन, कोई बात कैसे नहीं? आखिर कैसे पता चलेगा कि अब वो इंसान क्या करने वाला है आगे जाके? क्या पता उसने फिर से तुम्हें कोई हानि पहुंचा दी तो? मुझे कुछ सोचना होगा। मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, एक अच्छी खासी कंपनी का प्रेसिडेंट, जो कि हैंडसम है और टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। तो अब मुझे ये मत कहना कि मैं एक घर के काम नहीं सुलझा सकता। हाँ, ये काफ़ी तुच्छी चीज़ है मेरे लिए। अरे हाँ, एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, जितने भी जिंगयांग पैलेस में आदमी हैं जो कि मेरी कॉन्क्यूबिन है, उन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब उनकी कॉन्क्यूबिन की पोस्ट ख़त्म हुई
पर वो अच्छे से भी निकल जाएंगे, उन्हें आज़ादी भी मिल जाएगी, और कोई बुरा ना माने तो फिर मैं उन्हें इनाम दे दूंगा, इतना बड़ा इनाम कि वो कभी ना भूल पाए। यान हीचिंग बोलता है, अगर तुम एकदम से ही सबको निकाल दोगे तो क्या चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं? इससे अगर लोगों ने तुम्हें परखना चालू कर दिया तो? ज़ाओ युआन बोलता है, ऑफ कोर्स चीज़ें बिगड़ेंगी, लेकिन हम पुराना इतिहास देखें तो अगर हम कॉन्क्यूबिन को निकालें तो उसकी ज़िंदगी से बर्बाद हो जाती है। पर बात यह है कि मेरे सारे कॉन्क्यूबिन्स लड़के हैं, लड़की नहीं। तो फिर बाहरी राज्य जो कि चाहते होंगे कि वो अपनी लड़की की शादी नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर से कराएं, तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं कॉन्क्यूबिन के थ्रू मुझसे बदला लेने में। पर बात असल में ये है कि सभी राज्य जानते हैं कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद, लड़के पसंद हैं। तो कोई चाहेगा भी नहीं कि अपनी लड़की मुझ जैसे इंसान को देना। रही बात कॉन्क्यूबिन्स की, तो वो तो निकल ही जाएंगे। यान हीचिंग बोलता है, तुम उन्हें ज़बरदस्ती निकालोगे? ज़ाओ युआन, नहीं, इस किंगडम के कॉन्क्यूबिन को कोई भी अच्छी रैंक नहीं दी गई कि जिससे इन्हें फ़ायदा हो। उन सभी आदमियों को ज़बरदस्ती इस हारिम में डाला गया है ताकि एम्परर उसके मज़े मार सके। एक तरह से यहाँ पर लड़कों को बेचा गया था और वो यहाँ कॉन्क्यूबिन के नाम पर बंदी हैं। और ऊपर से मुझे तुम्हारी चिंता है यान हीचिंग, मेरी। और वो जो उसने स्नोमैन बनाए थे उनकी ओर इशारा करता है। वो सीरियस वाला स्नोमैन उसे दिखाता है और बोलता है, इसे देखो, जो गुस्से वाला है वो तुम हो, और जो हंस रहा है और अलग से ही अमीर लग रहा है वो मैं हूँ। जानते हो ना, प्रेसिडेंट स्टाइल। तो मेरे हारिम में तुम 3000 कॉन्क्यूबिन में से एक हो। 3000 कॉन्क्यूबिन मुझे चाहती हैं और 3000 एक को चाहती हैं। तुम समझ सकते हो? ठीक से कहा जाए तो तुम साउदर्न यान किंगडम के प्रिंस हो, मैं नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर हूँ। अगर ये खबर फैल गई कि मैं तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखता हूँ तो हर जगह कोहराम मच जाएगा। सब लोग सोचेंगे कि तुम एक चालाक लोमड़ी हो जिसने एम्परर को सेड्यूस करा। कितनी गंदी बात है ना? छी छी। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में ये सब सोचें। इससे अच्छा तो हारिम में जितने भी कॉन्क्यूबिन्स हैं मैं उन सबको निकाल दूं और सबको ये बताऊं कि मुझे अब आदमियों से प्यार नहीं है। यान हीचिंग कुछ नहीं बोलता। ज़ाओ युआन उसे देख मन में सोचता है, अब ये चुप क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गुस्सा आ गया कि मैंने इसका स्नोमैन बनाया? इसे खुद के जैसा दिखने वाला स्नोमैन पसंद ना आ रहा हो? आखिर है तो मेल लीड ही। और वो हंसते हुए बोलता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरे बना दिए। ये वाला तो तुम्हारी तरह दिखता ही नहीं है। अगली बार मैं किसी को बुलवाऊंगा कि वो तुम्हारा स्नो से स्टैचू बनवाए, एकदम रियलिस्टिक। यान हीचिंग बोलता है, नहीं, ये अच्छे हैं। ज़ाओ युआन खड़ा होता है और बोलता है, ऑल राइट, फिर तो सब ठीक है। तो अब ठंड बहुत हो रही है तो हम अंदर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं जम जाऊंगा। यान हीचिंग, ओके। और वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन होंगशू पैलेस में बोलती है, एम्परर के मुताबिक हमने एक इंपीरियल एडिक्ट पास करा है कि अगले 3 साल के लिए एम्परर अपने पिता की मौत के दुख में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो एक वचन लेते हैं कि अब से वो किसी भी हारिम के लड़के के साथ संभोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम सब कॉन्क्यूबिन्स को जिंगयांग पैलेस से निकालते हैं। हिज मैजेस्टी ने कहा है कि वो काफ़ी सराहना करते हैं उन सभी कॉन्क्यूबिन्स की जिनके संग उन्होंने बेड शेयर करा। इसीलिए एम्परर सभी कॉन्क्यूबिन्स को 200 गोल्ड पीस देंगे इनाम के तौर पर। इसीलिए सभा के बाद आप सब अपना सामान पैक कर लें और पैलेस को छोड़ दें। प्रिंस जिन्यू ये सब सुनकर सोचते हैं पैलेस को छोड़ दें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।